अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इमरान खान के आउट ऑफ पावर एट मिडनाइट, फ्यूचर ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो चलो भाई, कौन सा फ्यूचर था हमारा इमरान खान, अब देखते हैं भाई खैर वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक पॉलिटिशियन को कुर्सी से इतना चिपकते नहीं देखा जितना इमरान खान चिपके थे। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके इनकी कुर्सी बच जाए और इसके पीछे एक रीज़न भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पाकिस्तान में हुआ है रिसेंटली रात को, जो भी हुआ, ये भी रूमर उठे कि एक बार को इमरान खान ने कोशिश करी कि जनरल बाजवा को ये रिमूव कर दे। बाद में इन्होंने खुद ही खंडन कर दिया इस बात का कि नहीं, बाजवा को इन्होंने हटाने की कोशिश नहीं करी। मगर कल रात को जो भी हुआ है, इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इमरान खान डेस्परेटली चाहते थे कि इनकी कुर्सी ना छिन जाए, मगर इन दी एंड इमरान खान फेल कर गए हैं। आज के समय ऑफिशियली इमरान खान पाकिस्तान के पीएम नहीं रहे। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली शहबाज शरीफ को बना दिया जाएगा द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान ने देखिए दुनिया भर में बदनामी कमाई है। उसके अलावा इन्होंने नया रिकॉर्ड भी यहाँ पर सेट किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाए गए। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर कैसे हुआ, पाकिस्तान का जो लोकसभा है यहाँ पर सिंपली इनके एमपीज को वोट करना था कि इमरान खान के पास बहुमत है नहीं है। इमरान खान ने बड़ी कोशिश करी है टालने की कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वोटिंग ना हो। जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए स्पीकर थे पाकिस्तान की लोकसभा में, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पर वोटिंग ना हो। इन दी एंड हुआ पता क्या, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बाहर ये वैन लगानी पड़ी, प्रिजनर वैन, कि अगर पाकिस्तान में ये लोग वोटिंग नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये लोग वोटिंग नहीं करवाएंगे तो सीधा डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को डाल दिया जाएगा जेल में। अंत में हुआ क्या कि दोनों स्पीकर्स ने रेजिग्नेशन दे दी रात के 12 बजे और उसके बाद नए स्पीकर अपॉइंट हुए और फिर फाइनली वोटिंग हुई है। और इमरान खान देखिए पार्लियामेंट में आए ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही थी कि इनको ऑल टुगेदर हाउस अरेस्ट पे भी रखा गया, मगर इमरान खान की पार्टी ऑल टुगेदर पार्लियामेंट से गायब थी। ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हुई, इनके पास 174 वोट्स आ गए और आराम से आज के समय इमरान खान की सरकार खत्म हो चुकी है। मगर इमरान खान ने कुर्सी छोड़ने से पहले 3 डिमांड्स भी रखी थी। वो 3 डिमांड्स क्या थी? एक इनकी डिमांड ये है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी इनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे। फिर तीसरी इनकी डिमांड ये थी कि इनको मिलनी चाहिए इम्यूनिटी अंडर द नेशनल रिकॉन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस NRO। बेसिकली इमरान खान को अब डर ये है कि इनके प्रतिद्वंदी पावर में आ चुके हैं, ये अब बदला निकालेंगे इमरान खान की पार्टी के जो इनके मिनिस्टर्स हैं। इमरान खान खुद इनको जेल में डाल सकते हैं। इनके खिलाफ जो केसेस हैं करप्शन के, ये तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के कई लोग हैं, उनके घरों में छापे पड़े हैं, रेड्स हुई हैं और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए इमरान खान को तकलीफ तो पहुंचाई जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ समय के लिए इमरान खान को जेल भी कर देंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मगर यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब है? 2023 में। तो अभी जो ये गठबंधन की सरकार बन गई है पाकिस्तान में, ये मैक्सिमम कितने समय तक पावर में रहेंगे? 1 साल के आसपास। तो इन लोगों ने इतना एफर्ट यहाँ पर क्यों डाला? 1 साल तक ये पावर में रहना क्यों चाहते हैं? देखिए मेन इशू यहाँ पर ये नहीं है कि 1 साल तक कौन पीएम बनेगा। मेन इशू यहाँ पर यह था कि 2023 में जो पाकिस्तान में चुनाव होने हैं उसके रूल्स कौन तय करेगा। क्योंकि अब देखिए जो नई सरकार बनी है पाकिस्तान में, जहां पे शहबाज शरीफ पीएम होंगे, ये फोकस करने वाले हैं प्राइमरली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। मतलब कि 2023 के चुनाव में जो मेन लॉज हैं इनको कैसे चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इमरान खान ने यह कोशिश करी कि जो पाकिस्तानीज पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी आबादी है, करीब 90 लाख के आसपास ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, ये पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट कर पाए। इसका रीजन ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वहां पे आप अगर देखो तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा इमरान खान का एक सपना ये था
کہ पाकिस्तान में जो अगले इलेक्शन होंगे यहाँ पर ईवीएम का यूज किया जाए। ईवीएम का मतलब आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में जब चुनाव होते हैं तब हम ईवीएम का यूज ही करते हैं ना। तो इमरान खान का यहाँ पर यह सपना था कि पाकिस्तान में भी इतिहास में पहली बार ये लोग ईवीएम से वोटिंग करवाएंगे। इमरान खान को उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से इंडिया में फेयर इलेक्शन होते हैं, इंडिया में आप अगर देखो तो और किसी चीज़ को लेकर भारत में क्रिटिसिज्म हो या ना हो वो अलग बात है, मगर हर देश ये कहता है कि इंडिया में इलेक्शन बहुत ही फेयर तरीके से होते हैं। तो इमरान खान का सपना ये था कि जिस तरीके से इंडिया में ईवीएम को हम लोग यूज़ करते हैं, ये लोग पाकिस्तान में भी ईवीएम को यूज़ करें। तकरीबन उन सब को दूर करने के लिए हल ईवीएम मशीन्स का था। यानी जो जो गलतियां हुई थी, अगर आपने वो दुरानी नहीं है तो वो ईवीएम मशीन है। मसलन ये फॉर्म 14, 15 ये सब उड़ जाती है अगर आपके पास ईवीएम मशीन आ जाए। फिर ये जो डबल स्टैंप लगा के रिजेक्टेड वोट्स है, आपकी जब ईवीएम मशीन आएगी वो रिजेक्टेड वोट ही खत्म हो जाएगी। तो ये तरीके हैं धांधली के, इसलिए ये ईवीएम मशीन्स को नहीं आना चाहते। दुनिया में है, हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन्स पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ क्यों रुका हुआ है और क्यों इन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसके ऊपर जो हमने अब कानून पास किया। और दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इनको सबसे बड़ा खदशा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तकरीबन ज़्यादातर 90% तहरीक इंसाफ के साथ है। तो इसके लिए भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की किसी तरह वोट ना डाली जाए। तो जो ये दो मुद्दे हैं, इस पर आप देखेंगे कि जो अब नई सरकार बन गई है ये काम करना स्टार्ट कर देगी। पहली बात तो ये लोग ये इंश्योर करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास ज़्यादा वोटिंग पावर ना आ जाए। इमरान खान ने बड़ी कोशिश करी कि उनके पास बड़ा इजी एक्सेस है वोटिंग करने का, तो उनका जो इजी एक्सेस है उसमें काफ़ी बदलाव ये लोग कर देंगे, काफ़ी रूल्स लगा देंगे जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं ये आराम से वोट ना कर पाएं। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था जो ईवीएम को लेकर इशू है, शहबाज शरीफ और जो इनका गठबंधन है ये ईवीएम को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। ये लोग मानते हैं कि ईवीएम अगर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ गई तो इससे इमरान खान को एडवांटेज मिल जाएगा। तो ईवीएम का भी अब चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग गए हैं। रीज़न ऑफ कोर्स यहाँ पर ये दिए जाएंगे, और अगेन मैं यहाँ पर ये भी क्लेम नहीं करूँगा कि मैं जी पाकिस्तान को ग्रास रूट में सब कुछ अच्छे से समझता हूँ, मैं बिल्कुल एक हाई लेवल का एक्सपर्ट हूँ इस मामले में। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ईवीएम मशीन जब आप यूज़ करते हो तो आपको उसकी फंडिंग बनानी होती है। पाकिस्तान की सरकार के पास वैसे भी पैसे हैं नहीं, तो ईवीएम मशीन अगर ये लोग लाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की, तो उससे भी पाकिस्तान के इलेक्शंस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर अब बेसिकली होगा क्या कि 2023 के चुनावों के लिए जो अब नई सरकार बन चुकी है पाकिस्तान में, ये लोग अपने हिसाब से रूल बनाएंगे। बेसिकली आप कह लीजिए अंपायर कौन होंगे ये लोग अब तय करेंगे, और इससे ओवरऑल नुकसान देखिए इमरान खान को ही होगा। 2023 में इमरान खान के वापस आने के चांसेस मैं कहूँगा काफ़ी हद तक कम कर दिए जाएंगे एक बार पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर जो रूल्स हैं उसमें बड़े बदलाव अगर आ गए तो। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि जो इमरान खान के साथ हुआ है कि ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो गई और इन्होंने तख्ता पलट कर दिया लिटरली, क्या ये इंडिया में हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया में सरकार चलाने के लिए जो बहुमत का नंबर है वो है 272। बीजेपी के पास ही आप अगर देखो तो 301 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। फिर इनके जो गठबंधन है उस सब की सीट्स आप अगर ऐड कर लो तो टोटल इनका बन जाता है नंबर 335 का। तो इंडिया में देखिए 2024 तक बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो पाकिस्तान में हुआ था इंडिया में 2024 तक तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। अब वैसे आप अगर बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव की, तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि शहबाज शरीफ जो अब पीएम बने हैं पाकिस्तान के, ये हमेशा से आप अगर देखो तो इंडिया के साथ ट्रेड करने को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं। मैंने हमेशा देखा है, चाहे 2014 का टाइम देख लो, 2013 का टाइम देख लो, जब शहबाज शरीफ ने ओपनली कह दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ब्लॉक कर रही है इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड। उसके अलावा 2013 में जब ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने ये कहा था कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज अगर आपको रिजॉल्व करवाने हैं तो ट्रेड बहुत ही बड़े स्केल पर बढ़ा दो। जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होगा तब अपने आप ठंडे दिमाग से लीडर बैठेंगे और एक सोल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि देखिए अगर अभी तो खैर इमरान खान बाहर हो गए, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं, ऑल टुगेदर इमरान खान 2023 का चुनाव हार जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, अगर मिराकुलसली इमरान खान वापस पावर में आते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान के रिलेशंस यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ काफ़ी ख़राब रहेंगे, इंडिया के साथ भी ख़राब रहेंगे। वो एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो कंप्लीटली वन साइडेड डिपेंडेंट होगा चाइना पर, और इनके रिलेशंस बाकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ खराब ही रहने वाले हैं। तो देखते हैं इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी।
एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक। यूपीएससी एग्जाम का भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, एसएससी, बैंक, नीट एग्जाम, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ पे लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स। जो आइकॉनिक कोर्स है स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच जो आपको गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, और उसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारा सिलेबस होता है वो तो कवर होगा ही। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से चाहते हैं कि 2024 में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना यूपीएससी का, अभी आप कॉलेज में है, आराम से 2 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे यूपीएससी का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर यूज करिए कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग वंस यू यूज द कोड PD10, सो यूज द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गैस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी पॉइंट सर प्रशांत ने हमारे सामने रखे हैं और उन्होंने एक्सप्लेन किया सबसे। और मेन मुद्दा अब चल भी यही रहा है कि अब ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, ये तो भाई पूरी दुनिया में अनमहदूद हो चुका है कि अब जैसा कि ये मुद्दा चल रहा है तो इमरान खान साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, मतलब कि हुकूमत में याद नहीं रहे, जिंदा है, वजीर आजम नहीं रहे अभी। और यार शुक्र ना गुजार करो, उसके पास 162 सीट है, वो पार्लियामेंट में बैठेगा। 155 है, सीटें बहुत है लेकिन मुकाबला करेगा इसमें। ऐसी जितना लोग समझ रहे हैं कि इमरान का खत्म हो गया, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये इन्होंने 1 साल रहता था इलेक्शन में, इनको क्या जरूरत थी इतना जलील होने की। ये भाई अगर ऐसा इन्होंने करना ना होता तो ये साफ शफा इलेक्शन हो जाते। अब इन्होंने धांधली करनी है, कोई इधर इलेक्शन में इन्होंने गड़बड़ करनी है तो इन्होंने इतना पंगा किया, क्योंकि इनको पता है कि अगर वोटिंग ठीक तरीके से हुई तो इमरान खान ही जीतेगा, 100% इमरान खान जीतेगा। इनको कोई गैरतमंद बंदा वोट ही नहीं दिएगा जिसमें कुछ गैरत बची हो। लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि अब सब कानून तो इन्होंने बनाना है, ना तो इन्होंने कोई बंदा इमरान खान बीच में रहने देना है। तो भाई जीत इनकी होगी 2023 के इलेक्शन में, इमरान खान की नहीं होगी। एक कोई मैजिक ही होगा कि शायद वो इमरान खान आ जाए। भाई हारने वाला ये तो एक सीधा पॉइंट है कि अब इमरान खान की हुकूमत नहीं आ सकती। वो तो यही समझ ले कि भाई वो ख़त्म हो गया है, अब इससे आगे वो नहीं आ सकते। ये कि अब दिल को बहलाना है तो भाई आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है, बोलने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि तकरीर करने से भाई मुल्क के हालात बदलते नहीं। तो ये वही समझ लें कि ये भाई अब बोलने से हालात नहीं बदलेंगे, ये करने से बदलने हैं, ठीक है ना। तो एक बंदा ऐसे हुकूमत नहीं चलानी थी जैसे भाई उन्होंने चलाई है। खैर अब वो आ गया है, वो अब चला कर दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई ये अपनी आवाम के लिए करना था, तो ये हमारी आवाम इसीलिए खुश होनी थी। क्यों खुश होनी थी कि इनको भाई क्या चाहिए, इनका तो महंगाई से लेना देना कुछ ही नहीं। इनको भाई चाहिए चीज़ें सस्ती, ठीक है, इनको चाहिए पुरसकून ज़िंदगी, कोई चीज़ महंगी ना हो। अब जहाँ पर मतलब कि खैर इन चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं, बहरहाल ये जो आम बंदे की बात है ना वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में 100 में से भाई 70% आम ही बंदे हैं, करना वरना ना कुछ नहीं होता भाई। इन्होंने बस सोना उठना, भाई एक कमाने वाला पूरा घर खाने वाला, ये बात इधर है। एक मिनट भाई, अब मेरी बात सुने, मेरी सुन ले भाई, आपको बताता हूँ। आप जितना मर्जी बोलना, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई एक कमाने वाला होता है और पूरा खानदान खाने वाला होता है, ठीक है ना। अब जब महंगाई हुई है तो अब सारा खानदान कमाता है, फिर भी नहीं घर चल रहा भाई। पूरी मेरी बात सुने, आपने वही बात दोबारा करनी है, आपने कर लिया। नहीं अब आप किसी आज रेडी वाले से भी जाकर पूछ लेना कि इमरान खान ठीक था या गलत था, हुकूमत किसकी ठीक थी।
وہ بھی شاید آپ کو اس کا کرارا جواب دے گا کہ کون ٹھیک تھا. میں نے آج ایک بزرگ سے ادھر پوچھا کہ بھائی آپ تو اتنے سائیکل پر سارا دن ذلیل بھی ہوتے ہیں, کمائی بھی کرتے ہیں. اس نے بولا بھائی کوئی نہیں, ہم ذلیل بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیں غیرت مند زندگی تو گزارنی چاہیے. اس نے یہ بولا کہ ایک ٹکڑا دے دو غیرت مند کا, ایسے ہی ہے نا. اس نے بولا کہ ایک زمین چھوٹا سا ٹکڑا دے دو غیرت مند کا, اور اگر غلامی کا آسمان بھی دو نا تو وہ بھی نہیں ایکسیپٹ. ایسے ہی ہے نا, 2-3 دن جیو اور سر اٹھا کر جیو, ایسے غلام تو بھائی جیتے ہی رہتے ہیں نا. تو رہی بات عمران خان کی, اس نے جب وہ وزیر اعظم موت سے نکل رہا تھا نا تو اس کے ساتھ بندے ہی بتا رہے تھے کہ اس نے یہ بولا کہ پاکستان میں کوئی رہتا تو نہیں میرے مخالفت کرنے والا. ہاں وہ تو عمران ریاض نے انٹرویو جب گئے تھے سارے صحافی, تو تب عمران ریاض جو ہمارے اینکر ہے وہ سما نیوز پر تھے, آئی تھنک ان کو بھی ریموو کر دیا گیا. عمران خان صاحب کے ہے نا, ساتھ تو غلامی سے تھوڑا نکلے. جب ٹیپو سلطان کو انگریز نہیں نہ خرید سکے تو ان کی صفوں میں انہوں نے گردار پیش کر دیے, تو آپ نے 100 سال غلامی کی. ایسے ہی ہے نا, تو کچھ سیکھا کریں, ایسی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں بالکل, باتیں کرنے سے میں بھی تو یہی بھائی آپ کو بول رہا ہوں 6-7 منتھ ہو گیا, وہ تو آپ کو مل ہی جانی ہے. ایسے نہیں, بھوکا کوئی بھی نہیں مرتا. بھوکا کوئی نہیں مرتا, کون بھوکا مرتا ہے. جتنی بھی مہنگائی ہو جائے اگر وہ تو ٹھیک ہے, اگر چینی 1000 روپے بھی ہو جائے بھائی لوگوں نے لے کر کھانی ہے, یہ تو سب چلتے ہی رہنا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ اوور آل بھائی ریلیشن دیکھنے پڑتے ہیں, کچھ باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا نئی چیزیں ایکسیپٹ کرتے تو بھائی دیکھ لیں کہ اس کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا. اب کسی میں برداشت کی نہیں, وہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کے برداشت نہیں ہوتی ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوگا, بس اسی لیے وہ ایسے سٹیپ لے رہا تھا. اب ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سٹیپ میرے لیے بہت خطرناک ہوں گے, اتنے خطرناک ہوں گے کہ بھائی مجھے اپنی کرسی سے ہٹا دیا جائے گا یا کچھ بھی کر دیا جائے گا. لیکن آپ جو غیرت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو جناب اسپیکر تھا کیسر صاحب, وہ غیرت مند ہوتے ہیں. اس نے بولا ہمیں پاکستان سے مطلب ہے, بھائی پاکستان آگے بڑھے, اس کی ہم ترقی چاہتے ہیں. لیکن وہ کچھ بندہ سچا تو تھا نا, اس نے خلاف اس نے بولا کہ میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چاہتا, کوئی فیصلہ نہیں سنانا چاہتا. وہ بھائی اس نے ریزائن کر دیا. یہ بندے ہوتے ہیں جن کی ہسٹری میں بھی آپ لوگ مثالیں بھی دیتی ہیں اور ان کو یاد بھی رکھا جاتا ہے. کیا بات ہے, بالکل بھائی باتیں رہ جاتی ہیں, لوگ چلے جاتے ہیں, باتیں کبھی نہیں جاتی. جیسا کہ ابھی بھٹو آج بھی زندہ ہے, بھٹو کل بھی زندہ ہے, یہ تو ابھی بھی بات ہوتی ہے. خیر وہ بہت اچھے انسان تھے, باقی اس کے پیچھے پی پی جو ہے نا بھائی وہ اب پی پی بھی جانے والی رہ گئی ہے, باقی کوئی بس ایسے لوگ بولتے ہی رہتے ہیں. ان سے کیا بلاول بھٹو کی بھائی ان کو ان کی امی جان کو انہوں نے سڑک پر مار دیا, اس کو بغیرت کو بھی اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ ابھی میں کچھ بول لوں. نہیں چھوڑے, ایسی بات نہیں نہیں, وہ بس سیاست میں یہ سب کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بھول جاتی ہیں. اصل میں سر پرشانت نے ویڈیو تو اچھی بنائی ہے اور ٹھیک ہے, وہ آفیشلی جو ہے نا وہ کک آؤٹ کر دیے گئے ہیں یا ریموو ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح بات ہے جو اس نے دلیری جو ہے نا وہ کافی دکھائی ہے. ٹھیک ہے, دلیری کس طرح دکھائی ہے کہ یہ جس طرح کہہ رہا ہے کہ اس نے NRO مانگا ہے, اس نے آرمی چیف کو ریموول کیا ہوا ہے نا, وہ پیش کی ہے کہ اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ریزائن کا اس کو آپشن دیا گیا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں. تو وہ ان تینوں چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں آیا. ایک تو اس نے آرمی چیف کے خلاف کوئی اس طرح کا ایکشن نہیں لیا, نہ ہی کوئی. ہاں آج ایک BBC والے انہوں نے جو ہے نا وہ کالم ضرور اناؤنس کیا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آرمی چیف کو جو ہے نا وہ ہٹانا چاہتے تھے عین موقع پر. لیکن یہ کہ اس کی بھی DGI SPR نے جو ہے نا وہ ایک سختی سے تردید کی کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا NRO کی اگر بات کریں تو بالکل جو ہے نا وہ جیو نیوز جو ہے نا وہ اگینسٹ ہے, بالکل عمران خان کے اگینسٹ ابھی بھی چل رہا ہے, پہلے بھی چلتا تھا, اب سما نیوز بھی ہو گیا. تو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ خبر اڑائی تھی کہ جو ہے نا یہ NRO مانگ رہا ہے, تو اس کا بھی جو ہے نا وہ بالکل اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے. اس نے کوئی اس طرح کا NRO سے متعلق جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں کی. تو تیسری بات جو ہے نا وہ شہباز شریف کی, اس نے کہا کہ شہباز شریف کو نہیں آنا چاہیے, اس طرح کا کوئی چیز نہیں. اس نے یہی صرف کہا ہے کہ یہ سب جو ہے نا وہ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہیں, اور اس بیرونی سازش کی وجہ سے جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا کوئی سین نہ ہو کہ کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ باہرلا ملک انوالومنٹ کر کے جو ہے نا وہ ہمارے ملک کو پیچھے جو ہے نا وہ دھکیل دے. وہ تو آپ خیر انہوں نے وہ اس مقصد میں کامیاب تو ہو گئے,
لیکن یہ کہ اس نے آخری تک لاسٹ 12 بجے تک ٹائم تھا, 12 بجے تک نے اس نے یہی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کسی طریقے جو ہے نا وہ بچ ہی جائے معاملہ, لیکن وہ نہیں بچ سکا کیونکہ اس نے اینڈ پہ آ کے جب آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ رہتا تھا اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے نا وہ فل کوشش کی کہ میں یہ لیٹر جو اس کے پاس تھا وہ لے کے میں عدالتوں میں جاتا ہوں, تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. اچھا اب رہی بات دوسری کہ وہ نکل گیا, ٹھیک ہے وہ نکل گیا. اب ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر دیکھو نا میں ایک پوائنٹ کو لے لیتا ہوں, میں اس کے حق میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کے حق میں نہیں ہوں, لیکن یہ کہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ریئلٹی کے اوپر بھی موجود ہوتی ہیں. اب دیکھو اگر لیٹر تھا تو وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے, یہ ہے, وہ اس کے اوپر تحقیق کرتا ہے, کیونکہ اس نے کم از کم 10 دن کا 15 دن کا ٹائم دیا تھا. 15 دن سے اس کے ہاتھ میں تھا. 27 تاریخ سے لے کر ابھی تک دیکھ لیں کہ 14-15 دن ہو گئے اس چیز کو, 14-15 دن چلو 10-12 دن ہو گئے. تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, عدالتیں پکڑتی کہ ایک پورے ملک کا پرائم منسٹر اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس ایک یہ بیرونی سازش کا لیٹر ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ بینچ بیٹھنا چاہیے تھا, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی, سارے دیکھتے. اس طرح کا سین کم از کم ایک دفعہ ہوتا تو صحیح. اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کی ہمدردی جو ہے نا عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ادارہ کھڑا نہیں ہوا, حالانکہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اس کو ایک دفعہ غلط تو ثابت کرتے, بعد میں جو ٹھیک ہے اگر ان کے لیے تو رستہ ہی آسان تھا. اگر لیٹر غلط ہو جاتا تو وہ اس کو اس وقت انہوں نے باہر نکالنا تھا. یہ اتنا بڑا ایک ہم نے یہ ایک پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن غداری کا مقدمہ چل سکتا ہے. ہاں جی, غداری کا آرٹیکل 6 اس کے اوپر لگ سکتا تھا, لیکن یہ کہ اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. تو ان چیزوں سے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فیل ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کسی سازش کے تحت ہی ہٹایا گیا ہے. ٹھیک ہے وہ جس طرح کا بھی تھا وہ تھا مگائے, لیکن یہ کہ وہ کچھ ٹھیک بھی تھا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر یہ سین نہ بنتا تو پھر لوگ اس کے خلاف بھی رہتے, لیکن یہ کہ انہوں نے اینڈ پہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے لوگوں کی جو ہے نا وہ ہمدردی جیت لی ہے. بالکل بھائی. تو اب مزید دیکھتے ہیں کہ بھائی نیکسٹ کیا ہوتا ہے. اب ہم آپ کے ساتھ ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, اب آتی ہے تو کوئی اور کیا رزلٹ آتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ گائز آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.